रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। 15 अगस्त 1947 अंग्रेज 200 साल हिंदुस्तान पे राज करके वापस जा रहे थे, मगर जाने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया था। भारत के 2 टुकड़े होने थे, एक कहलाएगा हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। हिंदुस्तान के नक्शे में सियासत की लकीरें खिंच गई थी। जमीन के साथ साथ इंसानों का बंटवारा भी होना था। लोगों को आज चुनना था, हिंदुस्तान या पाकिस्तान। सदियों से जिन गांवों में बसा करते थे, आज उसे छोड़कर दूसरे मुल्क जाना होगा, और वक्त कम था। इंसानियत मानो आज यतीम हो गई थी। लोगों का काफिला भूखा प्यासा अपने अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया था। ज्यादातर मुसलमान पाकिस्तान की सरजमीन पर बसना चाहते थे, मगर बहुत से मुसलमान ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदुस्तान को न छोड़ने का फैसला किया। लोगों के बंटवारे में इंसानों के साथ इंसानियत का भी खून बहा। सरहद तय हो चुकी थी। कांटों के उस तरफ पाकिस्तान था और इस तरफ हिंदुस्तान। अंग्रेजों से आजादी के बाद हम सरहदों में कैद हो गए थे, और उसी वक्त की है ये एक पुरानी कहानी। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों को ये ख्याल आया कि नैतिक अपराधियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागलखानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पागल पाकिस्तान के पागलखानों में मौजूद हैं, उनको हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात सही थी या गलत, लेकिन विद्वानों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंचे स्तर पर कॉन्फ्रेंसें हुई, और आखिर में एक दिन पागलों के तबादले के लिए तय हो ही गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके रिश्तेदार हिंदुस्तान ही में थे, वहीं रहने दिए गए। जो बाकी बचे, उनको सीमा पर भेज दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब सभी हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा न हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे, सब के सब पुलिस की हिफाजत में सरहद पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागलखाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची, तो बड़ी दिलचस्प बातें होने लगी। एक मुसलमान पागल से जो 12 बरस से बाकायदा हर रोज जमींदार पढ़ता था, जब उसके एक मित्र ने पूछा, मौलवी साहब, ये पाकिस्तान क्या होता है? हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ उस्तरे बनाते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त संतुष्ट हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी, हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहाँ की बोली भी नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतान और आकड़ आकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने का नारा इतनी जोर से लगाया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। कई पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें ज्यादा तादाद ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने कुछ दे दिलाकर उन्हें पागलखाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा क्यों हुआ है और पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही घटनाओं से वो भी अनजान थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था, और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और मूर्ख थे। उनकी बातचीत से भी कोई नतीजा नहीं निकलता था। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसको कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खानों में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह खराब नहीं था, इस असमंजस में थे कि वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ अरसा पहले वो यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन वो पेड़ पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे लगातार भाषण देता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की गंभीर समस्या पर था। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया तो उसने कहा, मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ ना पाकिस्तान में, मैं इस पेड़ पर ही रहूंगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर बहुत रोया। इस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक MSc पास रेडियो इंजीनियर में जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास रविश पर सारा दिन खामोश टहला करता था, ये तब्दीली जाहिर हुई कि उसने तमाम कपड़े उतारकर दफेदार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चिन्नौट के एक मोटे से मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का जोशीला सदस्य रह चुका था और दिन में 15-16 बार नहाया करता था, सहसा ये आदत छोड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था, इसलिए उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया, मोहम्मद अली जिन्ना है, हमारी इजाजत के बिना। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि उस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलग अलग बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो प्रेम में असफल होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर में एक हिंदू लड़की से उसे प्रेम हुआ था। हालांकि उस लड़की ने उसे ठुकरा दिया था, लेकिन पागलपन की हालत में भी वो उसको नहीं भूला था। चुनांचे वो उन तमाम हिंदू मुसलमान नेताओं को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी प्रेमिका हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा न करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी प्रेमिका रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वो छिप छिप कर घंटों इस महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत क्या होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा? ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं? उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो नहीं खानी पड़ेगी? एक सिख था जिसे पागल खाने में आए 15 बरस हो चुके थे। उसके मुंह से हर वक्त ये अजीब गरीब शब्द सुनने में आते थे। ओ पड़दी गुड़गुड़ दी अनेक कसदी बेंध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। न दिन को सोता था न रात को। पहरेदारों का ये कहना था कि 15 बरस के लंबे अरसे में वो पल भर के लिए भी न सोया था, लेटता भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़े रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थीं। मगर इस शारीरिक कष्ट के बावजूद वो लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के बारे में जब कभी पागल खाने में बातचीत होती तो वो ध्यान से सुनता। सरदार जी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये जो मसला चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ओ पड़दी गुड़गुड़ दी अनेकस्ती बेंध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहां का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे वो इस चक्कर में उलझ कर रह जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में था पर अब सुनाए कि पाकिस्तान में है। क्या मालूम है कि लाहौर, जो आज पाकिस्तान में है, कल हिंदुस्तान में चला जाए या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था?
कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही ना हो जाएं। उस सिक्के केश छिद्रे होकर बहुत थोड़े रह गए थे। चूंकि बहुत कम ना आता था, इसलिए दाढ़ी और सिर के बाल आपस में जम गए थे, जिसकी वजह से उसकी शक्ल बड़ी भयानक सी हो गई थी। मगर आदमी निरीह था। 15 बरसों में उसने किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने की जो पुराने मुलाजिम थे, वो उसके बारे में इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसके कई खेत थे। अच्छा खाता पीता जमींदार था और अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर लाए और पागल खाने में भर्ती करा गए। महीने में एक बार ये लोग मुलाकात के लिए आते थे और उसकी खैर खबर पूछकर चले जाते थे। एक अरसे तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको ये कतई मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके सगे संबंधी उससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनांचे वो दफेदार से कहता था कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, शरीर पर खूब साबुन मलता और सिर में तेल डालकर कंघी करता। अपने कपड़े जो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूं बन सवर कर मिलने वालों के पास जाता। वो उससे कुछ पूछते तो चुप रहता या कभी कभार ऊपर दी गुड़ दी अनेकस्ती बेंधियाना दी मूंग दी दाल ऑफ द लालटेन। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 बरसों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही न था। वो बच्ची थी तो अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब संतोषजनक उत्तर ना मिला तो उसकी कुरेद दिन दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज भी बंद हो गई थी जो उसे उनके आने की सूचना दे दिया करती थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो लोग आए जो उससे सहानुभूति प्रकट करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयां और कपड़े लाते थे। वो अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो यकीनन उसे बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह से ही आते हैं जहां उसकी जमीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक दिन बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने अपना स्वाभाविक ठाका लगाया और कहा, और वो ना पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, क्योंकि अब तक हमने हुक्म ही नहीं दिया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई बार बड़ी मिन्नत समाजत से कहा कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, लेकिन वो अत्यधिक व्यस्त था, इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा। ऊपर दी गुड़ दी अनेकस दी बेंधियाना दी मूंग दी दाल ऑफ वाहिगुरु जी दा खालसा एंड वाहिगुरु जी दी फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो बिशन सिंह का दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बिशन सिंह ने फजलदीन की ओर देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली।
तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए हैं। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। और तुम्हारी बेटी रूप कौर। वो कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर। फजलुद्दीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ, वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई थी। बिशन सिंह चुपचाप खड़ा रहा। फजलुद्दीन ने कहना शुरू किया, और हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई बदावा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर से कहना कि फजलुद्दीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंसे जो वो छोड़ गए थे, उनमें से एक ने पाड़ा दिया है। दूसरी के पाड़ी हुई थी, पर वो 6 दिन की होके मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, ठीक है? मैं हर वक्त तैयार हूं। और तुम्हारे लिए ये थोड़े से मरूंडे लाया हूं। बिशन सिंह ने मरूंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलुद्दीन से पूछा, तोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलुद्दीन ने जरा हैरत से कहा, कहाँ है? वही है जहां था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में। फजलुद्दीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया, ओ पड़ दी गुड़ दी अनेक हस्ती बेंधिया ना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी तुर फिटे मुंह। तबादले की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की सूचियां पहुंच गई थीं और तबादले का दिन भी तय हो चुका था। सख्त सर्दी पड़ रही थी। जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी लॉरियां पुलिस के रक्षक दस्तों के साथ रवाना हुई, संबंधित अफसर भी साथ थे। वाघा की सरहद पर दोनों ओर के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और आरंभिक कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लॉरियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा मुश्किल काम था। कई तो लॉरियों से निकलते ही न थे। जो निकलना मंजूर कर लेते थे, उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो इधर उधर भाग खड़े होते थे। जो नंगे थे, उनको कपड़े पहनाए जाते तो वो उन्हें फाड़कर अपने तन से अलग कर देते। कई गालियां बक रहे थे, कोई गा रहा था, आपस में लड़ झगड़ रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोरगुल अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों का बहुमत इस तबादले के हक में नहीं था, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर कहां फेंका जा रहा है। वो कुछ एक जो सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 बार फसाद होते होते बचा, क्योंकि कुछ मुसलमानों और सिखों को ये नारे सुनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाघा के उस पार संबंधित अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, तोबा टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? अफसर हंसा। पाकिस्तान में। ये सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक ओर हटा और दौड़कर अपने बाकी साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी ओर ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। तोबा टेक सिंह कहाँ है? और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऊपर दी गुड़गुड़ दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ तोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब तोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे तुरंत वहां भेज दिया जाएगा, मगर वो न माना। जब उसको बरबस दूसरी ओर ले जाने की कोशिश की गई तो वो बीच में एक जगह इस तरह अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब कोई शक्ति उसे वहां से नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि निरीह था, इसलिए उससे ज्यादा जबरदस्ती न की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले निश्चेष्ट और अचल खड़े बिशन सिंह के कंठ से एक गगन भेदी चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए
और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औंधे मुंह लेटा है। उधर कांटेदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर ऐसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। बीच में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। हिंदुस्तान का तकसीम, भारत का बंटवारा किसको समझ आया है आज तक? जमीन की लकीर ने जिंदगी चीर डाली, कांटों की तार ने दिलों में चुभन छोड़ दी हमेशा के लिए। चेहरों और किरदारों पर बंटवारा न आज तक हो पाया, न हो पाएगा। सरहद पार उस रोज जो टोबा टेक सिंह गिरा था, उसकी लाश आज तक जिंदा है। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर अभी आपने सुनी एक पुरानी कहानी, सादत हसन मंटो की टोबा टेक सिंह। इस कहानी को दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें www.radiomirchi.com पर।